चलिएगा, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं हम 14th रूलर के ऊपर, जिनका नाम है आलमगीर सेकंड या आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह बनेंगे कौन से नंबर पे? 14th नंबर पे। क्लियर। इनकी अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो वो होगा 1754 से 1754 से 1759 तक का जो रूल रहेगा वो रहेगा किसका? आलमगीर द्वितीय या आलमगीर सेकंड का। क्लियर। यहाँ पे अगर हम इनके शासन, इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले, आलमगीर सेकंड। तो सबसे पहले आप रिलेशनशिप मेंटेन कर लें। ही वॉज द सन ऑफ जहांदार शाह। ये किसके पुत्र थे? ये पुत्र थे जहांदार शाह के। ही वॉज द सन ऑफ जहांदार शाह। तो जहांदार शाह के ही पुत्र हुए आलमगीर सेकंड, हु किल्ड अहमद शाह, जिन्होंने अहमद शाह की हत्या की। एंड बाद में ये अगले क्या बने? मुगल बादशाह बने। कौन से नंबर पे बने? 14th नंबर पे। क्लियर। देखिए आगे गौर करते हैं। देखिए मुगल की बात करें ना, तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था मुगल साम्राज्य इस समय तक। इस समय तक मुगल एम्पायर काफ़ी कमज़ोर स्थिति में था। और इंडिया की जो मेन पावर इस समय पर जो बन चुकी थी, वो बन चुके थे मराठा। इस समय पर इंडिया की मेन पावर जो बन चुके थे, वो कौन बन चुके थे? मराठा रूलर या मराठा शासक। और इस समय मराठों का नेतृत्व कर रहे थे बालाजी बाजीराव, जो बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम के ही क्या थे? पुत्र थे, बालाजी बाजीराव। क्लियर। ठीक है। तो मराठा मुख्य शक्ति थे। और इंटरनल काफ़ी डिस्प्यूट था, षड्यंत्र काफ़ी चलता था मुगल दरबारों में। तो मुगल दरबार सिर्फ षड्यंत्र का अड्डा बनकर रह चुका था। अभी मुगल शासकों में कोई दम नहीं बची थी, कोई ताकत नहीं बची थी, कोई कंट्रोल नहीं बचा था, ना प्रशासन में, ना इनके प्रांतों में, ना इनके सूबों में, ना सूबेदारों में किसी प्रकार की कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं बचा था। देखिए इन्हीं के शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट जो घटना हुई, अगर उसकी बात करें, ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ आलमगीर सेकंड, अ बैटल वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स, यानी अंग्रेजों के साथ एक युद्ध हुआ है और बंगाल के नवाब के बीच में। क्लियर। और दैट बैटल इज फेमसली नोन एज द बैटल ऑफ पलासी। तो इन्हीं के समय पर हुआ था बैटल ऑफ पलासी। इन्हीं के शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ है? पलासी का युद्ध या प्लासी का युद्ध। दैट बैटल वाज फॉट ऑन 23rd of June, 23 जून इन 1757, 1757 में यह युद्ध लड़ा गया था पलासी नामक स्थान पर, जो पश्चिम बंगाल में ही आता है। मुर्शिदाबाद से 20 मील नॉर्थ की अगर हम की ओर जाएं अगर, तो ये पलासी नामक छोटा सा विलेज आता है, गांव आता है। वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था बिटवीन द फोर्सेस ऑफ मुगल नवाब, द नवाब ऑफ बंगाल, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट बैटल वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, एंड ब्रिटिश फोर्स की तरफ से जो आर्मी के लीडर थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश फोर्स के लीडर थे। एंड बंगाल के जो नवाब थे, उनका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो अली बर्दी खान की ही पुत्री, या अली बर्दी खान के ही क्या थे? ये ग्रैंड सन थे। एक्चुअल में अली बर्दी खान की पुत्री के पुत्र थे सिराजुद्दौला। और ये युद्ध हुआ किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिराजुद्दौला के ही एक सेनापति हुए थे, जिनका नाम था मीर जाफर। और मीर जाफर की धोखेबाजी के कारण ही इस युद्ध में हार हो गई थी किसकी? सिराजुद्दौला की। एंड आफ्टर दैट मीर जाफर के ही पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी थी, बिहार के क्षेत्र में या बिहार में कहीं पर। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो चुका था किस पर? इस युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो चुका था किस पर? बंगाल पर। बंगाल पर कंट्रोल हो चुका था ब्रिटिशर्स का इन 1757 आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध जीतने के बाद। क्लियर। तो काफी गंभीर रिजल्ट रहा है पलासी के युद्ध का। पलासी के युद्ध के बाद काफी कुछ राइट्स मिल गए थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार करने के राइट्स तो उन्हें पहले मिल चुके थे, बट यहाँ पे और भी कई राइट्स मिले, और भी कई रियायतें मिल गई आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। क्योंकि
यहाँ से इनडायरेक्ट रूल शुरू हो गया था। आप लोगों को जो सबसे खास चीज समझना है वो ये समझना है, आफ्टर दैट बैटल द इनडायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स वाज स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। बंगाल से यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सपोर्ट किया था मीर जाफर ने, मीर जाफर जिसने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, किसके अगेंस्ट में, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में, एक्चुअल में अब मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बनाया गया बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के द्वारा ही मीर जाफर को, जो अंग्रेजों का एक सहायक था, एक अच्छा खासा उनका सपोर्टर था, वो जब बंगाल का अगला नवाब बना तो उसने अंग्रेजों को सपोर्ट करना शुरू किया। और यहीं से बंगाल की जो जितनी भी धन संपत्ति थी, जो संपदा थी, जिसके कारण बंगाल सबसे फेमस था, वेलफेयर था, वो सारा वेलफेयर जो था, वो सारी संपत्ति जो थी, वो अंग्रेजों के हाथ में आना शुरू हुई। क्लियर? तो हालांकि हम इसे डिस्कस करेंगे बाद में बंगाल वाले टॉपिक में। अभी हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो मुगल, डाउनफॉल ऑफ मुगल से, तो हम लेटर मुगल्स की बात करें, बंगाल की हम सेपरेट हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया था 23 जून 1757 को इन्हीं के शासनकाल में। क्लियर? अब इनकी जो डेथ हो गई, इनकी जो मृत्यु हो गई, वो हो गई 1759 में, ही वॉज डेड। इनकी डेथ हो गई 1759 में, और इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इन्हीं का जो पुत्र था, इन्हीं का जो बेटा था, वो अगला मुगल बादशाह बनेगा 15th नंबर पर, जिसका नाम होगा, या जिस नाम से वो शासक बनेगा, वो होगा शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के नाम से अगला शासक जो बनता है मुगल दरबार में, मुगल साम्राज्य में 15th नंबर पे, आलमगीर सेकंड का पुत्र शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इनका शासनकाल काफी लंबा चलेगा, और अगर हम बात करें रूलिंग टाइम की, तो 1759 से 1759 से इन्होंने रूल किया है 1806 और मुगल साम्राज्य अत्यधिक कमजोर स्थिति में था, सबसे वीक पोजीशन में था इनके शासनकाल के समय पर। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के समय पर लगभग पूरा खत्म ही हो चुका था मुगल साम्राज्य। क्लियर? अब देखते हैं इनके समय पर होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में। सबसे पहली बात तो अगर की जाए, व्हाट वाज हिज एक्चुअल नेम, इनका वास्तविक नाम ही क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था अली गौहर। अली गौहर वाज हिज एक्चुअल नेम। तो एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अली गौहर वाज हिज एक्चुअल नेम। जैसे आलमगीर प्रथम की बात की जाए तो औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर प्रथम। क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करें मोहम्मद शाह की, तो मोहम्मद शाह का ही वास्तविक नाम हुआ करता था रोशन अख्तर। ध्यान रखिए, रोशन अख्तर वास्तविक नाम था किसका? मोहम्मद शाह का। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। अगर हम बात करें रफी उद दौला की, तो रफी उद दौला का ही नाम था शाहजहां द्वितीय। शाहजहां द्वितीय के नाम से कौन मुगल शासक बना था? रफी उद दौला। रफी उद दौला के पहले रफी उद दर्जात, रफी उद दर्जात के पहले ही रूल किया करता था कौन? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर के पहले ही रूल करने वाला जो व्यक्ति था वो था जहांदार शाह, और जहांदार शाह के पहले रूल कर रहे थे कौन? बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम, देन जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फिर आए कौन? रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात के बाद आए रफी उद दौला, जो उन्हीं के भाई थे, और रफी उद दौला के बाद फिर रूल करने आया मोहम्मद शाह, जहान शाह का पुत्र, जो जिसका एक्चुअल नाम था रोशन अख्तर। और मोहम्मद शाह के बाद जो रूल करने आए थे उनकी अगर बात की जाए तो वो थे अहमद शाह, देन आलमगीर, और फिर शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। क्लियर? ही वॉज द सन ऑफ आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड के ही पुत्र थे, और वास्तविक नाम बताया है अली गौहर। क्लियर? एक्चुअल नेम क्या था? अली गौहर। अब इनके शासनकाल में होने वाली अगर इंपॉर्टेंट घटनाओं की बात करें, तो इनके शासनकाल में सबसे पहली बात आप ये समझें कि अभी जो हमने बात की इनके पहले जो रूल कर रहे थे आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड के टाइम पे मैंने एक पॉइंट बताया कि 5 टाइम इन्वेजन हुआ था किसका? अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था, है ना। तो मुगलों के कमजोर होने के कई कारण थे। एक कारण तो मराठों का उत्तर की ओर अपना आधिपत्य स्थापित करना,
दूसरा कारण था अहमद शाह अब्दाली का बार बार क्या करना, अटैक करना। टोटल 7 टाइम उसने इन्वेजन किया और 5 टाइम इन्वेजन किया किसके समय पर, आलमगीर सेकंड के टाइम पर। अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा वाला जो रीजन था उसे काफी हद तक लूटा और काफी धन संपत्ति लूट कर वो अपने यहाँ से लेकर गया और अपने ही कुछ लोगों को उसने दिल्ली का वजीर अपॉइंट किया, लाहौर का उसने अपने पुत्र को लाहौर का सूबेदार अपॉइंट कर दिया जिसका नाम तैमूर था। इस तरह से काफी कुछ कंट्रोल नियंत्रण में आ चुका था किसके, अहमद शाह अब्दाली के। कौन सा क्षेत्र, दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली का साम्राज्य किसके नियंत्रण में आ चुका था, अहमद शाह अब्दाली के। क्लियर। अपने ही रोहिल्ला जो सरदार थे नजीब उद्दौला, उसी को उसने अपना मेन वजीर के तौर पर, मेन प्रमुख के तौर पर अपॉइंट कर दिया था दिल्ली दरबार में, नजीब उद्दौला जो एक रोहिला सरदार हुआ करता था। इस तरह से मुगल काफी कमजोर या काफी दयनीय स्थिति में थे इनके टाइम पर। और फिर क्या घटना घटती है कि मराठों का जब कंट्रोल शुरू होता है, जब चूंकि उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर लाहौर वाले क्षेत्र में जब अहमद शाह अब्दाली ने अपना कंट्रोल करना शुरू किया और अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू किया और जब वो लौट कर वापस चला गया 1756 में, देन है ना 1756 में जब वो अटैक करके वापस लौटा तो उसने जो सिंधु नदी के पश्चिम वाला जो क्षेत्र था या जो पंजाब पाकिस्तान वाला जो रीजन था, लाहौर वाला जो रीजन था, उस पे अपने ही पुत्रों को या अपने ही लोगों को वहां पे जिम्मेदारी सौंप कर वो लौट गया था। इस बात का बदला लेने के लिए, इस बात का विरोध करने के लिए वहां के जो सूबेदार थे, वहां के जो मूल रूप से रहने वाले जो लोग थे, जो पहले के रूलर्स थे, उन्होंने सहायता ली किसकी, मराठों की। उन्होंने किसकी सहायता ली, मराठों की। तो मराठों को इनवाइट किया गया इन अफगानी या फिर इन अहमद शाह अब्दाली के लोगों से बचाने के लिए। देन जब मराठा वहां पर पहुंचे तो इन अफगानियों ने, जो अहमद शाह अब्दाली के सपोर्टर थे, इन लोगों को वहां से भागकर अपने क्षेत्र में वापस लौटना पड़ा। तो मराठों के आने के बाद उन लोगों को वहां से भागना पड़ा और मराठों ने फिर उस रीजन पर वसूलना शुरू करा टैक्स। मराठों ने उस रीजन से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। दिल्ली पे पकड़ बना ली मराठों ने और अपने सपोर्टर्स को, अपने वजीरों को अपॉइंट करना शुरू किया दिल्ली में। तो दिल्ली में यहाँ पे जो वजीर थे वो किसके सपोर्ट से अपॉइंट होने लगे, मराठों से। मराठों की, जो पहले किसकी सपोर्ट से होते थे, अहमद शाह अब्दाली। बस एकदम मतलब काफी ज्यादा टाइम नहीं, काफी थोड़े से समय में ही काफी सारी चीजें चेंज होने लगी। एकदम से अहमद शाह अब्दाली का नियंत्रण था, उनके वजीर अपॉइंट हो रहे थे, अब एकदम से मराठों के वजीर अपॉइंट होने लगे। और लाहौर वाला वही जो रीजन था, जो अहमद शाह अब्दाली ने काफी जहाँ पे आतंक मचाया हुआ था, वहां पे अब मराठों ने उस स्थिति को ठीक कर दिया था। इससे अहमद शाह अब्दाली काफी नाराज हुआ, काफी गुस्सा हुआ और 1759 में उसने इंडिया की ओर अटैक करने का प्लान बनाया और उसने इंडिया की ओर वो बढ़ा। 1759 में वो वापस बढ़ा और अपने क्षेत्रों को वापस से गेन करने की कोशिश की। और जब वो वापस आया तो उसने अटक पर सबसे पहले नियंत्रण किया। जो अटक एक सीमा माना जाता था, मराठा साम्राज्य की जो सीमा थी, अटक को सबसे पहले जीता, जो पाकिस्तान में था। एंड देन फिर उसने इंटर किया इंडिया की ओर और एक युद्ध जो हुआ दोनों के बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, किसके शासनकाल में, शाह आलम सेकंड के टाइम पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जो युद्ध हुआ है इन्हीं के रूलिंग पीरियड में। 14 जनवरी 1761 को इन दोनों ही शक्तियों के बीच में एक भीषण युद्ध लड़ा गया। दैट बैटल वाज नोन एज पानीपत थर्ड। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761, द बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर। हाँ, अगर हम इस युद्ध की बात करें तो 14 जनवरी आप सभी को पता है ये दिन होता है मकर संक्रांति का, जो मराठों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिवस होता है, संक्रांति का दिवस। क्लियर। उसी दिन ये युद्ध शुरू हुआ। लगभग सुबह सुबह ये युद्ध हुआ और मॉर्निंग में लगभग बात की जाए तो 8 या 9 बजे के लगभग मराठा सेनाओं ने अटैक करना शुरू किया अहमद शाह अब्दाली की फोर्स पर। और मराठों की बात की जाए, उस स्थिति में मराठा काफी भूखे प्यासे थे, खाली पेट वो युद्ध में लड़ रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। और लगभग 1 बजे तक की स्थिति ये थी, दिन में 1 बजे तक की स्थिति ये थी कि मराठा अपनी अच्छी पोजीशन पर थे, मराठा युद्ध को जीत रहे थे और अहमद शाह अब्दाली के सैनिक डर के भाग रहे थे। क्लियर। यानी कि यहाँ पे अच्छी कंडीशन में थे मराठा। बट आफ्टर 1 PM
1 बजे के बाद क्या घटना घटती है उसको समझते हैं, हालांकि इस टॉपिक को बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी क्या हुआ कि इस युद्ध की बात की जाए तो आप लोगों को पता है एक और था अहमद शाह अब्दाली, जो बार बार अटैक कर चुका था यमुना नदी। ऐसा कहा जाता है कि लास्ट टाइम पे जब वो आया था और मथुरा में जब उसने अटैक किए थे और हर एक घरों को लूटा था, तो ऐसा कहा जाता है कि यमुना नदी का जो पानी था वो पूरा खून से उसने क्या कर दिया था, लाल कर दिया था। तो एक तरफ थी अहमद शाह अब्दाली की सेना और दूसरी तरफ जो सच्चे देशभक्त की तरह लड़ रहे थे देश की रक्षा करने के लिए, पानीपत में पहुंचे हुए थे, वो थे मराठा। मराठा योद्धाओं की अगर बात की जाए तो इस समय पर मराठों के जो लीडर थे वो थे सदाशिवराव भाऊ। तो सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा फोर्स थी और साथ ही उनके साथ एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो थे वो थे विश्वासराव। विश्वासराव की बात की जाए तो वो उस समय के पेशवा के पुत्र थे और पेशवा उस समय थे बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के पुत्र सदाशिव विश्वासराव उस पूरे अभियान के सबसे महत्वपूर्ण पर्सन के रूप में थे, लेकिन सेना को लीड करने वाले जो सेना नायक थे वो थे सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ सेना को लीड कर रहे थे और विश्वासराव एक मेन पर्सन के तौर पर वहां आए हुए थे। इस युद्ध में काफी बुरी तरह से हार हुई मराठों की, इस युद्ध में काफी बुरी तरह से हार हुई मराठों की और उस हार का जो बेसिकली कारण बना वो कारण ये बना कि इनकी फोर्स में, इनकी सेना में एक ऐसे सेनापति थे, एक ऐसे सैनिक थे जो क्या हुआ कि देखिए मराठों के ना एक तोपची हुआ करते थे जो तोप का संचालन करते थे, जिनका नाम था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी तोप का संचालन कर रहे थे और इसी दौरान इन्हीं के एक सेनापति मराठों के काफी स्पीड से अपनी टुकड़ी, अपनी सेना की बटालियन को लेकर काफी आगे बढ़ने लगे। किसको मारने के लिए? अफगानों को मारने के लिए। तो काफी स्पीड से वो आगे बढ़ने लगे अफगानों को मारने के लिए। इस कारण से जो तोपची थे उन्होंने अपने तोप के गोले मारने बंद कर दिए, क्योंकि उनके तोप के गोलों से उन्हीं के सैनिकों को नुकसान होने की संभावना थी। एक तो कारण ये बना। दूसरा, इस बीच में जो सबसे मुख्य पर्सन थे जिनका नाम था विश्वासराव। विश्वासराव अपने हाथी से या अपना उनका जो रथ था उससे वो नीचे आ गए, नीचे आकर युद्ध करने लगे। इसी दौरान उन्हें एक गोली लग जाती है और जब उन्हें गोली लगती है तो उन्हें देखने के लिए जाते हैं सदाशिवराव भाऊ और उसी दौरान सदाशिवराव भाऊ को ही दुश्मनों के द्वारा घेर लिया जाता है। इससे मराठा फोर्स, मराठा जो सेना थी उनमें भगदड़ मच जाती है एंड फाइनली इस युद्ध को जीत लिया जाता है। किसके द्वारा? अफगानियों के द्वारा या अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। और अगले 3 या 4 घंटों तक सिर्फ मारकाट चलती है जिसमें लगभग 25,000 के लगभग या हजारों मराठों की मृत्यु होती है। जो मुख्य मराठा सरदार होते हैं जैसे सिंधिया हैं, होलकर हैं, ये लोग किसी तरह अपनी जान बचा पाते हैं। और चूंकि मराठा जब इस युद्ध को लड़ने के लिए पुणे से निकले थे तो उनके साथ काफी ज्यादा आम आदमी या आम लोग भी थे, काफी महिलाएं भी थी, सामान्य लोग काफी ज्यादा थे। ये भी एक युद्ध में हार का एक बड़ा कारण बना, क्योंकि उन आम लोगों को बचाना भी इन सैनिकों का एक मुद्दा था, एक कारण था। और साथ ही इतने सारे लोगों के लिए भोजन इकट्ठा कर पाना, उन्हें खाना खिला पाना भी एक बड़ी चुनौती थी। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने जो रसद थी वो रोक दी थी मराठों की, मराठों को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। तो अगले लगभग 2 या 3 महीनों से दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी और इनके पास रसद नहीं पहुंच पा रही थी और इनके पास काफी रसद पहुंच रहा था और इन्हें रसद पहुंचाने का काम किया था शुजा-उद-दौला ने। शुजा-उद-दौला की बात की जाए तो ये जो शुजा-उद-दौला था वो अवध का नवाब हुआ करता था उस समय और उसने काफी सपोर्ट किया किसे? नजीब-उद-दौला। शुजा-उद-दौला जो रोहिलखंड का व्यक्ति था और शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था। इन लोगों के सपोर्ट से अहमद शाह अब्दाली को तो रसद मिली, बट मराठों को ना पुणे साइड से कुछ हेल्प मिल पाई क्योंकि उस रास्ते को रोक लिया था अहमद शाह अब्दाली ने, और ना ही पंजाब से कुछ हेल्प मिल पा रही थी मराठों को। क्लियर? इस कारण इस युद्ध में काफी बुरी तरीके से हार हो जाती है मराठों की 14 जनवरी 1761 को। क्लियर? तो ये इनके शासनकाल की एक मुख्य घटना घटी है जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का युद्ध। इस युद्ध में लीडर थे कौन? इस युद्ध में लीडर थे सदाशिवराव भाऊ और इस समय पर मराठों के पेशवा हुआ करते थे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए आगे गौर करते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग समझ गए, इस युद्ध में कौन लीडर था कौन लीडर नहीं था, ये बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। इन्हीं के समय की एक दूसरी मुख्य घटना की बात की जाए, इन्हीं के समय पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ कि एक और युद्ध लड़ा गया इन 1764, 1764 में। इन 1764 अ बैटल वाज फॉट अगेन ब्रिटिशर्स। तो एक और युद्ध हुआ किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इन 1764 एंड दैट बैटल वाज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर। इस युद्ध को जाना जाता है बैटल ऑफ बक्सर के नाम से। बक्सर जो स्थान है ये गंगा नदी के आसपास है और पटना के 70 माइल ईस्ट में आता है बक्सर। यानी मतलब आप ये समझ लें बिहार में आता है बक्सर, पटना के आसपास, और गंगा नदी के काफी आसपास वाला क्षेत्र है बक्सर। बक्सर में एक युद्ध हुआ जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। अब ये जो युद्ध हुआ ना, इस युद्ध में एक तरफ थी कंबाइंड फोर्सेस, 3 लोगों की कंबाइंड फोर्सेस थी, और साथ में इस युद्ध में दूसरे साइड जो थे वो थे ब्रिटिशर्स। एक तरफ थी ब्रिटिशर्स की सेना और इस सेना को लीड किया जा रहा था हेक्टर मुनरो नामक ब्रिटिश सेना के अध्यक्ष के द्वारा। हेक्टर मुनरो। अब देखते हैं कि यहां पे 3 फोर्सेस किस किस की थी। देखिए इस समय तक जब पलासी का युद्ध हुआ और पलासी के बाद जो सत्ता थी बंगाल की वो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी इनडायरेक्टली। तो अंग्रेजों ने बंगाल का काफी शोषण किया, मीर जाफर के हाथों काफी शोषण कराया। और जब मीर जाफर को हल्का सा ये अंदाजा हुआ कि अंग्रेज हमारे हित में नहीं काम करते हैं, अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, देन उसने कुछ रिवोल्ट या कुछ एजिटेशन करना शुरू किया अंग्रेजों के अगेंस्ट में। देन अंग्रेजों ने मीर जाफर को पद से हटाकर उसी के दामाद को अगला क्या बना दिया? नवाब बना दिया, जिसका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बनाया गया तो मीर कासिम अंग्रेजों के लिए और भी नुकसानदायक साबित हुआ। और मीर कासिम ने वो सारी कंडीशंस, वो सारे काम किए जो अंग्रेजों के हित में नहीं थे। जैसे कि उसने अंग्रेजों पर टैक्स लगाने की कोशिश की, अंग्रेज अधिकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, जो टैक्स अंग्रेजों को नहीं देना पड़ता था उसी प्रकार उसने इंडियन ट्रेडर्स से भी टैक्स की जो कंडीशन थी वो हटा ली। तो ऐसे कई काम किए जिससे अंग्रेजों को उसने नाराज किया। देन फाइनली अंग्रेजों से उसकी झड़प हुई और उसे भी पद छोड़कर भागना पड़ा और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और वो जान बचाकर भागा अवध की ओर। और अवध में उस समय रूलर थे शुजा उद्दौला, जो अभी मैंने बताया पानीपत के समय पर भी शुजा उद्दौला ही रूल कर रहा था, अभी भी शुजा उद्दौला ही अवध का नवाब था, क्योंकि मैंने कहा है कि इस समय की पॉलिटिक्स में अवध का काफी रोल होगा। अब भागकर वो अवध के नवाब के पास पहुंच गया जिसका नाम था शुजा उद्दौला। तो यहाँ पे 2 लोग हो गए, एक मीर कासिम। अच्छा, इस बीच में अंग्रेजों ने पुनः बंगाल का जो नवाब है वो किसे बना दिया? अपने फेवरेट व्यक्ति जिसका नाम क्या था? मीर जाफर। और अब यहाँ पे एक व्यक्ति हो गया है मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब हुआ करता था किस समय पर, और साथ ही मीर जाफर का ही सन इन लॉ का ही दामाद भी था। दूसरा जो था वो था शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला। और तीसरा व्यक्ति जो था वो आपका था शाह आलम सेकंड, जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 कंबाइंड फोर्सेस रही, एक मीर कासिम की, दूसरी शुजा उद्दौला की और तीसरी शाह आलम द्वितीय की। इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस का युद्ध हुआ किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। क्योंकि अब मुगल बादशाह ने भी तय किया था, मुगल बादशाह ने भी सोच लिया था कि अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह से क्या करना है? खदेड़ देना है। अंग्रेजों ने काफी कुछ नुकसान किया है इंडिया का, तो इन्होंने भी तय किया। साथ ही अवध के नवाब ने भी हेल्प की और साथ ही मीर कासिम की सेना। तो इन तीनों की फोर्स ने मिलकर अटैक किया या युद्ध लड़ा किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया 1764 में। बट अनफॉर्चुनेटली
दिस बैटल ऑल्सो वॉन बाई ब्रिटिशर्स एंड द कंबाइंड फोर्स वॉज डिफीटेड बाई ब्रिटिशर्स। जो कंबाइंड फोर्स थी उसे अंग्रेजों ने पुनः क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इसी युद्ध के जो रिजल्ट हुए, जो परिणाम हुए, वो काफी भीषण हुए, काफी प्रलयंकारी हुए। और लगभग 200 ईयर तक का रूल जो था अंग्रेजों का, वो इंडिया में सिक्योर हो गया इस युद्ध के बाद। या हम बोल सकते हैं कि 100 साल का शासन यहाँ पे क्या हो गया, सिक्योर हो गया। 200 नहीं तो 100 मान ले, इतना भीषणकारी हुआ इस युद्ध का रिजल्ट। आगे गौर करते हैं इनके समय की। इसके बाद देखिए, इस युद्ध के बाद जो मुगल बादशाह थे, ये पूरी तरह अंग्रेजों की दया पर ही क्या थे, निर्भर थे। पूरी तरह अंग्रेजों की दया पर क्या थे, आश्रित हो चुके थे। क्लियर। और अवध के जो नवाब थे, इन्हें भी अंग्रेजों के साथ संधि करना पड़ी, अपमानजनक। इन दोनों ही लोगों को अपमानजनक संधियां करना पड़ी इन 1765 में। 1765 में इस युद्ध के जस्ट बाद, आफ्टर 1 ईयर ही या कुछ समय के बाद ही ट्रीटी होती है, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की ट्रीटी होती है और इस इलाहाबाद की संधि में काफी अपमानजनक या काफी नुकसानदायक ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसको इन दोनों को ही क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। और इस युद्ध के बाद ही जो मुगल बादशाह होते हैं, वो इलाहाबाद में पेंशनर के रूप में क्या हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। या इलाहाबाद के किले में ही उन्हें एक प्रकार से कैद कर लिया जाता है, प्रिजनर्स के रूप में वो यहाँ पे बन जाते हैं। किसके, अंग्रेजों के। क्लियर। और शुजा-उद-दौला को भी काफी नुकसान होता है इस युद्ध के बाद। तो बैटल ऑफ बक्सर के रिजल्ट काफी बुरे रहे हैं। और जो मुगल बादशाह थे, वो एक प्रकार से प्रिजनर के रूप में हो चुके थे, प्रिजनर के रूप में चेंज हो चुके थे। और एक कैदी के रूप में उन्हें रखा गया था इलाहाबाद के किले में। हालांकि उन्हें पेंशन दी जाने लगी थी। क्या दी जाने लगी थी, पेंशन। तो यहां से आपसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे कुछ और मुद्दों की बात करते हैं। यहाँ पे 15th रूलर है जिसका नाम है शाह आलम सेकेंड। शाह आलम द्वितीय। क्लियर। अब देखिए और क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस युद्ध के बाद ही, इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही, जो मुगल बादशाह था शाह आलम सेकेंड, इसे कैद कर लिया गया था इलाहाबाद के फोर्ट में, इलाहाबाद के किले में। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में ही। एंड देन इन्होंने पेंशन एक्सेप्ट कर ली थी, किसकी, अंग्रेजों की, कि आप हमें पेंशन दे दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था। तो सबसे फर्स्ट मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों की पेंशन एक्सेप्ट कर ली थी, वो था शाह आलम सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मुगल रूलर who became pensioner of Britishers। और नाम बड़ी अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को, आंसर होगा शाह आलम सेकेंड। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर उसने मुगलों की, ब्रिटिशर्स की क्या एक्सेप्ट कर ली थी, पेंशन एक्सेप्ट कर ली थी। और एक अंग्रेजों की कैदी के रूप में इलाहाबाद के किले में ही रह रहा था। इसे आजाद कराया था मेहदजी सिंधिया नामक मराठा सरदार ने। तो मराठा सरदार के द्वारा इसे अंग्रेजों की कैद से आजाद किया गया और पुनः दिल्ली के लाल किले में इन्हें क्या किया गया, शिफ्ट किया गया था। लगभग 1772 की बात है ये, लगभग 1772 की बात है, जब दिल्ली पर चढ़ाई करी थी, दिल्ली पर अटैक किया था किसने, मेहदजी सिंधिया ने, जो मराठों के ही सरदार थे। और मेहदजी सिंधिया शामिल थे पानीपत के तीसरे युद्ध में भी। लेकिन जब युद्ध की परिस्थितियां काफी खराब हो गई, देन उन्होंने ही जितने भी फैमिली के मेंबर्स थे पेशवा की और जो खास लोग थे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर गए थे। तो यहाँ पे महादजी सिंधिया ने अगेन अटैक किया था और देन उन्होंने मुगल जो बादशाह थे उन्हें ब्रिटिश कैद से आजाद कराया था और दिल्ली के लाल किले में उन्हें शिफ्ट कराया था। क्लियर। अदरवाइज वो दिल्ली के ही लाल किले, सॉरी इलाहाबाद के ही किले में क्या थे,
कैदी बनकर रह चुके थे अंग्रेजों के। चलिए आगे गौर करते हैं अब इनके समय पर। तो एक बात ये होगी कि पेंशनर बनकर रह गए, और इन्हीं के समय पर इन 1803 में, इन्हीं के समय पर इन 1803 अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था, है ना। ब्रिटिशर्स बॉर्न या ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड कैप्चर दिल्ली, दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था इन 1803 में ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के समय पर ही दिल्ली पर पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका था, किसका, अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इनकी जो डेथ हो जाती है, एक नॉर्मल जो इनकी मृत्यु होती है वो 1806 में, 1806 में हो जाती है। क्लियर, तो ही वॉज डेड इन 1806, 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो नजीब उद दौला था, रोहिल्ला सरदार, उसने इन्हें अंधा बना दिया था, इसने इनकी आंखें क्या कर दी थी, फोड़ दी थी। क्लियर, तो ये भी एक बात कही जाती है इनके बारे में। एंड फाइनली इनकी डेथ हो जाती है 1806 में, और शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाने के बाद इन्हीं का जो पुत्र था, इन्हीं का जो बेटा था, वो अगला मुगल बादशाह बनता है, किस नाम से, अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय के नाम से। तो हम बात करेंगे 16th नंबर के मुगल रूलर, जिनका नाम क्या होगा, अकबर सेकंड, जो कहलाएंगे सेकंड लास्ट मुगल रूलर, क्योंकि उनके बाद जो होगा वो अंतिम मुगल बादशाह होगा। तो हमने यहाँ पे बात की शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। एक बार हम देख लेते हैं कि इनके शासनकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। तो शाह आलम सेकंड जो रूलर होते हैं या शासन करने आते हैं, जो कि पुत्र थे जहांदार शाह के, और ये शासन करते हैं 1759 से 1806 तक। क्लियर, किस नाम से, आलमगीर शाह आलम सेकंड है ना, शाह आलम सेकंड रूल करने आते हैं, जो किसके पुत्र हैं, जो कि पुत्र हैं किसके, आलमगीर सेकंड या आलमगीर द्वितीय के। क्लियर, जो रूल करते हैं 1759 से 1806 तक। इनके शासनकाल में होने वाली सबसे मुख्य घटना है पानीपत का तीसरा युद्ध या पानीपत की तीसरी लड़ाई। और उसके पीछे के सारे कारण मैंने आप लोगों को बताए कि अहमद शाह अब्दाली ने बार बार इन्वेजन किया मथुरा, दिल्ली वाले क्षेत्र में, और हर एक घर में उसने अटैक किया, धन संपत्ति को लूटा, और जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था उस पर अपने ही ऑफिसर्स, अपने ही सूबेदारों को अपॉइंट किया। तब वहां के लोगों के द्वारा हेल्प मांगी गई मराठों की, और मराठों की सीधी टक्कर तय हो गई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। देन अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ, किसके शासनकाल में, तो वो हुआ है शाह आलम सेकंड के शासनकाल में। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना हुई बक्सर का युद्ध, जिसमें इनकी सेनाओं ने भी पार्टिसिपेट किया, मुगल सेनाओं ने भी पार्टिसिपेट किया, बट इस युद्ध में भी इनकी हार हो गई। और फिर इन्हें अपमानजनक संधि करना पड़ी, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, 1665 में, जिसे हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। एक्चुअल में 2 संधि हुई थी, एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ और एक संधि हुई थी शाह आलम सेकंड के साथ। क्लियर, तो उसे बोलते हैं इलाहाबाद की संधि फर्स्ट एंड इलाहाबाद की संधि द्वितीय, 1765। देन फाइनली क्या हुआ कि इन्हें इलाहाबाद के किले में ही कैद कर लिया गया, और फिर इन्हें वापस लाने का काम किया किसने, जो आपके मेहदजी सिंधिया थे, उनके माध्यम से। एंड फाइनली 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अटैक किया, एंड दिल्ली अंग्रेजों के अधीन हो गई, एंड 1806 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब हम बात करेंगे अगले मुगल बादशाह के बारे में।